Good morning, students. Myself Ashok Kumar, lecturer in English, Government Model Sanskriti, Senior Secondary School, Clanor, Block Clanor, District Rohtak. Students, in this lecture, we are going to discuss a very important lesson based on Egyptian history, and the name of the lesson is, can you guess? Yes, Discovering Tut, the saga continues. Written by A.R. Williams. Students, A.R. Williams was born in 1968 and he died in 1992. When he was in 4th grade, you can say 4th standard, he got an assignment from his teacher, and the assignment was to write a fiction of his own. Original fiction आपको लिख करके आना है. उनके टीचर ने जब वो 4th ग्रेड में थे उनको कहा, एंड एट दैट टाइम ड्यूरिंग हिज चाइल्डहुड, जब वो बच्चे थे तो A.R. विलियम्स ने सीखा, he learned that he could craft tales for the enjoyment of others. जब भी आप ये लेसन डिस्कवरिंग टट द सागा कंटिन्यूज स्टडी करते हैं, आपको हमेशा कंफ्यूजिंग लगता होगा, डिफिकल्ट लगता होगा, लेकिन अगर आप ये लेक्चर देखते हैं, सुनते हैं, तो ये लेसन तो आपको आसान लगेगा ही लगेगा. इस लेक्चर में भी आप बहुत एंजॉय करने वाले हैं, आपको काफी अच्छा लगेगा. इस लेसन को हम 2 पार्ट्स में डिवाइड करके स्टडी करेंगे. मेन कैरेक्टर्स, मेन इंसिडेंट्स, मुख्य पात्र, मुख्य घटनाएं, और दोनों को आपस में कोरिलेट करके हम स्टडी करेंगे, सीखेंगे और फिर याद रखेंगे. मेन कैरेक्टर्स को भी हम 2 पार्ट्स में डिवाइड कर लेते हैं. फर्स्ट मेन कैरेक्टर्स हैं जिन्होंने टट की मम्मी को इन्वेस्टिगेट किया और काफी इंपॉर्टेंट रोल उस इन्वेस्टिगेशन में प्ले किया. ऐसे ही 2 मेन कैरेक्टर्स हैं. Number 1 is Howard Carter, and number 2 is Jai Hawaz. इस लेक्चर में अदर मेन कैरेक्टर्स जो टट से डायरेक्टली रिलेटेड हैं, उनकी लाइफ से डायरेक्टली रिलेटेड हैं, वो भी हम स्टडी करेंगे, और फिर मेन इंसिडेंट्स भी इसी लेक्चर में हम स्टडी करेंगे. तो काफी कुछ हम सीखने वाले हैं, देखने वाले हैं, जानने वाले हैं टट के बारे में, उनकी लाइफ के बारे में, और उनकी मम्मी से रिलेटेड जो इन्वेस्टिगेशंस की गई उससे कौन कौन सी बातें सामने आई, ये हम जानेंगे. So these are 2 main characters, 2 main persons. Number 1 Howard Carter, number 2 Jai Hawaz. इन्होंने टट की मम्मी से रिलेटेड बहुत अच्छे से इन्वेस्टिगेशंस की. तो जानते हैं हॉवर्ड कार्टर के बारे में. Who was Howard Carter? He was British archaeologist, and he discovered Tut's mom. He discovered Tut's tomb in 1922. Howard Carter was
a British archaeologist, and he discovered Tut's tomb in 1922. He was not able to separate the body from other things, from other belongings. So he used a chisel. Mummy's head and all major joints were removed piece by piece. His investigation was resented. Because Tut's mummy was damaged. देखिए, होवार्ड कार्टर ने काफी इंपॉर्टेंट रोल प्ले किया. उन्होंने जब टच की मम्मी को बाकी चीजों से वो अलग नहीं कर पाए, तो उन्होंने चिजल का सहारा लिया. चिजल को हिंदी में छीनी कहते हैं. और उस वजह से टट की मम्मी काफी हद तक डैमेज हो गई, उसको काफी हानि पहुंची. इसलिए होवार्ड कार्टर की इन्वेस्टिगेशन को काफी विरोध का सामना करना पड़ा. इसलिए कहा गया है कि हिज इन्वेस्टिगेशन वॉज रिसेंटेड. नेक्स्ट, जाय हवास. जाय हवास वॉज the Secretary General of Egypt's Supreme Council of Antiquities. Secretary General of Egypt's Supreme Council of Antiquities. जाय हवास भी काफी डरे हुए थे जब वो टच की मम्मी से रिलेटेड इन्वेस्टिगेशन कर रहे थे. लेकिन एकदम से उन्हें राहत मिलती है. उन्हें डर था कि कहीं फ़ारो की जो मम्मी है उसको डैमेज किया गया है. इस वजह से वो उन्हें कहीं कर्स ना कर दे, उन्हें कहीं श्राप ना दे दे, उन्हें किसी हानि का सामना ना करना पड़े. लेकिन एकदम से ही फेल्ट रिलीव्ड. एकदम से जाय हवास को राहत महसूस होती है. क्यों? ऐसा क्यों हुआ? देखिए, आफ्टर स्टडिंग ऑल द इमेजेस कलेक्टेड इन स्कैनर, ही came to know that no serious harm had been done to Tut's mummy. और उन्होंने एक बड़ी इंटरेस्टिंग सी बात कही है. He said, I didn't sleep last night, not for a second. कि मैं पिछली रात को बिल्कुल भी नहीं सो पाया, एक सेकंड के लिए भी नहीं सो पाया. लेकिन अब उन्होंने देखा कि स्कैनर के अंदर जो इमेजेस कलेक्ट की गई थी उनसे पता चला कि टट की मम्मी को कोई खास डैमेज नहीं हुआ था. तो उन्होंने कहा, आई वॉज सो वरीड बट नाउ आई थिंक आई विल गो टू स्लीप. मैं पहले बहुत डरा हुआ था, लेकिन यह देखने के बाद कि टट की मम्मी को कोई डैमेज नहीं हुआ था, कोई खास डैमेज नहीं हुआ था, तो उन्हें काफी राहत महसूस मिलती है और अच्छा वो महसूस करते हैं. और वो कहते हैं, नाउ आई थिंक आई विल गो टू स्लीप. अब हम स्टडी करते हैं उन मेन कैरेक्टर्स को जो टट की लाइफ से डायरेक्टली रिलेटेड हैं. उनमें सबसे पहले हम स्टडी करते हैं
Amenhotep III. Amenhotep III. Who was he? He was Tut's father or grandfather. He was the most powerful pharaoh. And he ruled for 4 decades. 40 years तक, 40 सालों तक उन्होंने रूल किया, राज किया. काफी पावरफुल फेरो. फेरो मीन्स किंग, राजा, एम्परर उनको माना जाता था. और एमेनहोटेप थर्ड जो हैं वो टट के फादर या ग्रैंडफादर माने गए. इसके बाद हम डिस्कस करते हैं एमेनहोटेप IV. He was the successor of Amenhotep III. Amenhotep III के उत्तराधिकारी थे Amenhotep IV. He promoted the worship of Aten. इजिप्ट में गॉड हैं एटन. एटन मीन्स द सन गॉड. तो एटन की वर्शिप को, पूजा को उन्होंने बढ़ावा दिया, प्रमोट किया. और इसके साथ में ही चेंज हिज नेम टू एखेनेटन. Akhenaten. Akhenaten means the servant of the sun. सर्वेंट ऑफ द सन. अपना एमेनहोटेप IV ने नेम चेंज कर लिया. नेम उन्होंने किया एखेनेटन, जिसका मतलब होता है सर्वेंट ऑफ द सन. ही ऑल्सो चेंज हिज रिलीजियस कैपिटल. ही ऑल्सो चेंज हिज रिलीजियस कैपिटल फ्रॉम ओल्ड सिटी ऑफ सेबस टू द न्यू सिटी ऑफ एखेनेटन. और एखेनेटन को आजकल अमरना के नाम से जाना जाता है. He smashed all the images of Amun and closed his temples. पहले इजिप्ट में अमून की वर्शिप होती थी, पूजा होती थी, लेकिन अमून के सभी टेम्पल्स को एमेनहोटेप ने क्लोज कर दिया. उनकी इमेजेस को स्मैश कर दिया, चकनाचूर कर दिया. तो ये चेंजेस आए थे. एमेनहोटेप IV एमेनहोटेप III के सक्सेसर थे, उत्तराधिकारी थे. और उन्होंने एटन द सन गॉड की वर्शिप को प्रमोट किया. अपना जो एमेनहोटेप IV से नेम चेंज करके एखेनेटन उन्होंने रख लिया. और रिलीजियस कैपिटल ओल्ड सिटी थीबस से चेंज करके न्यू सिटी एखेनेटन उन्होंने चेंज कर दिया. और एखेनेटन को अब अमरना के नाम से जाना जाता है. एमेनहोटेप IV के बाद इजिप्शियन हिस्ट्री में एक मिस्टीरियस रूलर आते हैं. उनके बारे में ज्यादा कुछ हिस्ट्री में फैक्ट्स एंड डेटाज अवेलेबल नहीं है. एंड हिज नेम वॉज समेनखकारी.
एमेनहोटेप 4 के बाद इजिप्ट पे इन्होंने रूल किया। और इनके बाद आते हैं वो मेन कैरेक्टर, वो मेन फेरो जिनसे रिलेटेड ये पूरा का पूरा लेसन है। वो थे टुटनखामेन, popularly known as King Tut. He changed his name. Tutankhamun. It means living image of Amun. He took the throne at the age of 9 years. 9 साल की उम्र में वो फ़ारो बनी। And he ruled for about 9 years. कुछ बुक्स मेंशन करती हैं कि उन्होंने 8 years तक रूल किया था। Approximately he ruled for about 9 years, and he became the pharaoh at the age of 9. His first name was Tutankhaten. Then he changed his name Tutankhamun, which means living image of Amun. So in this part we studied some main characters like Hobart Carter, Jai Hawaz, Amenhotep III, Amenhotep IV, Semenkhkare, and Tut. In the second part we are going to discuss main incidents mentioned in this lesson. Let's discuss some main incidents. ये वो मेन पॉइंट्स हैं जो स्टूडेंट्स को लर्न करने चाहिए, समझने चाहिए, याद रखने चाहिए। When Tut died, he was a teenager. जब टट की मृत्यु हुई तो वो किशोर अवस्था में थे। He was the last heir of his dynasty. अपने राजवंश के वो आखिरी उत्तराधिकारी थे। Tut's mummy was laden with gold, and after about 3,300 years, Tut's tomb was discovered in the year 1922 by Howard Carter. And after that, new clues about his life and death were found. Tut lived from 1370 BC to 1352 BC. We have a particular date, 5th of January 2005, 6 p.m. On that day, Tut's mummy or Tut was taken out from his resting place that is known as Valley of Kings. Valley of Kings is a place near Luxor in southern Egypt. It's called Valley of Kings because so many Egyptian kings or pharaohs have been buried here. सिटी स्कैन करने के लिए
टेड की मम्मी को टॉम से बाहर निकाला गया। और देयर आर सो मेनी अमेजिंग फैक्ट्स। अबाउट 1700 एक्स-रे images in cross section were taken and diagnostic imaging could be done with the help of CT scan, or you can say computed tomography. As far as the question of burial chamber is concerned, there were 4 shrines inside it, one inside another. Now we talk about this date, 5th of January 2005, 6 p.m. Dark clouds could be seen in the sky, and the clouds covered the stars. Dusty wind was blowing. धूल भरी, रेत भरी जो तेज हवा है, आंधी है, वो चल रही थी। आसमान में काले बादल थे और बादलों ने तारों को ढक दिया था। Tourists from around the world visited the tomb. और टॉम से रिलेटेड अमेजिंग फैक्ट है दैट इट वॉज 26 फीट अंडरग्राउंड. इट वॉज रॉक कट एंड टूरिस्ट वर अमेज्ड टू सी द वॉल ऑफ द burial chamber and Ted's gilded face. The most striking thing was the outer lid of the coffin that was shaped like the mummy itself. Now we talk about one most important and you can say interesting thing, that is superstition. Andhvishwas. Do you know the actual meaning of superstition? अंधविश्वास करना। और देखिए यहां पर बहुत सारे एजुकेटेड पर्संस इस प्रोसेस में इन्वॉल्व थे और फिर भी सुपरस्टिशन वहां पर देखा जा सकता था। What was the superstition? That Pharaoh's curse or death or misfortunes would befall those who disturbed him. कि फैरो का उन लोगों को श्राप लगेगा या उनकी डेथ हो जाएगी या उनके साथ कोई दुर्घटना होगी जिन लोगों ने उनको डिस्टर्ब किया है, उनको विचलित किया है। और इसी कड़ी में एक आप कहीं दुर्घटना हुई। लॉर्ड कार्नवालिस died. He played important role in the investigation related to Ted's tomb, Ted's mummy. He died due to mosquito bite and pneumonia. निमोनिया और मच्छर के काटने से लॉर्ड कार्नवालिस की टेड के टॉम के मिलने के बाद 5 महीने बाद इनकी डेथ होगी। तो ये जो सुपरस्टिशन जिसको आज तक माना जाता था, समझा जाता था, इवन जो वहां पर गार्ड्स थे वो भी काफी डरे हुए थे, सहमे हुए थे कि उन्हें
फेरो के कर्स का, श्राप का सामना करना पड़ेगा। यह बात लॉर्ड कार्नरवॉन की डेथ के साथ में और मजबूत हो गई थी। लेकिन जैसा कि हमने लेक्चर की स्टार्टिंग में आपको बतलाया था कि जय हवास फेल्ट रिलीव्ड जब उन्होंने स्कैनर के अंदर कलेक्टेड इमेजेस को देखा, तो उन्होंने पाया कि जो टट की मम्मी थी उसको कोई खास डैमेज नहीं हुआ था। आफ्टर दैट ही फेल्ट रिलीव, उन्हें काफी राहत महसूस हुई थी। When Tut's tomb was discovered, when Tut's mummy was discovered, so many things were also found there, and all these things caused sensation. It was considered as the richest royal collection. So many things were found there. Art pieces worked in gold, board games, bronze razor, precious collars, bracelets, rings, sandals, amulets, linen undergarments, all these things were found. And Carter found 3 coffins, one in the other, and in the first coffin he found a shroud. एक कफन उन्हें फर्स्ट कॉफिन में मिलता है कार्टर को, एंड द श्राउड वॉज डेकोरेटेड विथ गार्लैंड्स ऑफ विलो। विलो बैंत को बोलते हैं। विलो का बना हुआ गार्लैंड और उस गार्लैंड से सजा हुआ श्राउड फर्स्ट कॉफिन में कार्टर को मिला। उसके साथ में ऑलिव लीव्स मिले, उसके साथ में लोटस पेटल्स मिले, इस वजह से माना गया था कि जो आज तक इतने बड़े क्वेश्चंस का किसी भी तरीके से कोई भी आंसर्स हमें नहीं मिले थे कि what was the reason of Tut's death, what was his age at the time of his death। तो इन चीजों के मिलने से हमें ऐसे क्वेश्चंस के आंसर्स मिले। It was said that Tut died in the month of March or April। लेकिन इसी के साथ में कार्टर faced a very serious problem। टट की डेड बॉडी को प्रिजर्व करने के लिए, ममी में कन्वर्ट करने के लिए, ममी बनाने के लिए जो रेजिन्स यानी कि स्टिकी सब्सटेंस, चिपचिपा जो पदार्थ यूज किया गया था, वो उसकी वजह से टट की ममी कॉफिन के साथ में चिपक गई थी, एंड कार्टर वॉज नॉट एबल टू सेपरेट द ममी, सो ही यूज्ड चीजल।
लेक्चर की स्टार्टिंग में आपको बतलाया था, चीनी का सहारा होवार्ड कार्टर को लेना पड़ा था। ये बहुत सारे मेन पॉइंट्स हैं, मेन इंसिडेंट्स हैं जो इस लेसन से रिलेटेड आपको लर्न करने होंगे, याद रखने होंगे, समझने होंगे। यहां यह भी ध्यान रखने की बात है कि जब टच की मम्मी का सीटी स्कैन करने का जो प्रोसेस है वो चल रहा था, तो जाई हवास और वहां पर जो गार्ड्स थे, टूरिस्ट थे, वो सभी टेंस थे, अफ्रेड थे, फ्राइटन्ड थे। लेकिन जैसे ही जाई हवास ने ये पाया कि टच की मम्मी को कोई डैमेज नहीं हुआ था, स्कैनर में इमेजेस देखने के बाद, आफ्टर दैट ही फेल्ट रिलीव्ड, उन्होंने राहत की सांस ली। और जब सिटी स्कैन का प्रोसेस चल रहा था, हमने आपको बतलाया था 1700 एक्सरे इमेजेस इन क्रॉस सेक्शन वर टेकन। वहां पर क्योंकि सिटी स्कैन का जो प्रोसेस है उसमें कोई प्रॉब्लम किसी तरीके की क्रिएट ना हो, बिकॉज जस्ट ए विंड वॉज ब्लोइंग, सो जाई हवास took the help of plastic fans और जज की मम्मी को रेस्टिंग प्लेस से निकालने के 3 घंटे से भी कम के टाइम में, यू कैन से लेस देन 3 आवर्स, 3 घंटे से भी कम के टाइम में वापस जज की मम्मी को उसके रेस्टिंग प्लेस में भेज दिया गया। स्टूडेंट्स, उम्मीद करते हैं डिस्कवरिंग टच द सागा कंटिन्यूज रिटन बाय A.R. विलियम्स, ये लेसन जो आज तक आपको कंफ्यूजिंग लगता था, डिफिकल्ट लगता था और एक आपके लिए पजल बना हुआ था, अब आपकी वो प्रॉब्लम सोल्व होगी और अच्छे तरीके से ये लेसन आपको समझ में आया होगा। नेक्स्ट लेक्चर में आपके नेक्स्ट लेसन के साथ फिर मिलते हैं। थैंक्स, हैव अ नाइस डे।